हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले अपने बेसिक्स की क्लास, जहां पर हम लोग पहले क्या पढ़ चुके थे। एक बार फटाफट से रिवाइज करना तो बनता है ना बॉस। यस, तो पहले हमने देखा था कैपिटल का मतलब क्या होता है। अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस, वेदर इट मे बी इन कैश और मे बी इन काइंड। अमाउंट जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, हम उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग एसेट समझे थे कि भाई एसेट एक चीज होती है जिसको हम संपत्ति बोलते हैं, अपनी संपत्ति जो होती है बिजनेस की। ठीक है, और ये चार प्रकार की हो सकती है। नॉन करेंट 12 महीने से ऊपर, करेंट 12 महीने के नीचे, टेंजिबल एसेट जिसको छू सकते हैं देख सकते हैं, और इनटेंजिबल एसेट जिसको छू और देख नहीं सकते। फिर हम लोग देखे थे लायबिलिटी क्या होती है। तो लायबिलिटी इट में भी करेंट और नॉन करेंट लायबिलिटी। उधार को हम लायबिलिटी बोलते हैं, डेडिकेटेड। करेंट लायबिलिटी मतलब जिसको 12 महीने के अंदर हम लोग क्या करने वाले, पे बैक कर देने वाले। और नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब जिसको हम 12 महीने से ऊपर लेके जाएंगे। डेटर वो व्यक्ति जिसको मैं क्रेडिट में सेल करता हूं, वो मेरा डेटर होता है और वो मेरे को बाद में पैसे देगा। ओके भैया। और डेटर कौन और क्रेडिटर कौन होता है? वो व्यक्ति जिससे मैं क्रेडिट में परचेस किया हूं और मुझे उसको बाद में पैसा देना पड़ेगा क्योंकि मैं परचेस किया हूं ना क्रेडिट में। डिस्काउंट का मतलब हमने समझा था कि ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दो होते हैं। ट्रेड डिस्काउंट मतलब जो सबको दिया जाता है, फ्लैट 10% ऑफ। कैश डिस्काउंट जो कैश पेमेंट करने पर दिया जाता है। एक्सपेंडिचर ने देखा था दो टाइप के हो सकते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कोई एसेट को एक्वायर करने के लिए या कोई लायबिलिटी को पे बैक करने के लिए, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डे टू डे खर्चे से रिलेटेड जो हमारे खर्चे होते हैं वो रेवेन्यू। एक्सपेंस हम लोग देखे थे दो टाइप का होता है, प्रीपेड एक्सपेंस पहले पेमेंट बाद में सर्विस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब पहले सर्विस बाद में पेमेंट। ठीक है। गुड्स का मतलब हमने समझा था स्टॉक हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ सेल। और गुड्स में हम लोग ये समझे थे कि भाई जब मैं गुड्स परचेज करके आ रहा हूं तब उसका नाम परचेज होता है, और जब मैं गुड्स सेल कर रहा हूं तब उसका नाम सेल होता है। ये भी हमने समझा था। यस भैया। फिर उसके बाद हम लोग समझे थे इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति होता है जिसके पास अब पैसे नहीं बचे हैं अपनी लायबिलिटीज को पे करने के लिए, क्योंकि उसकी लायबिलिटी उसके एसेट से ज्यादा हो गई है और नाउ ही इज नॉट एबल टू पे हिज डेट। वो अपनी उधारी नहीं पे कर पा रहा है। मतलब सोचो कि तुम किसी से उधार लेके आए हो, सामान या उधार में परचेस करके आए हो, ठीक है, और तुम उसको पे नहीं कर पा रहे हो, तो दैट इज व्हाट? इंसॉल्वेंसी। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं ड्राइंग्स पे। तो ड्राइंग्स का मतलब हमने समझा था कि जब हम लोग प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल के ले जाता है बिजनेस से, तो उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। पर ड्राइंग्स उसी को बोलते हैं जो वो आउट ऑफ प्रॉफिट पैसा निकाल के लेके जाएगा। जब वो आउट ऑफ कैपिटल निकाल के लेके जाएगा तब हम उसको ड्राइंग्स नहीं, कैपिटल विड्रॉन बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा प्रॉफिट। तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉफिट? जब तुम्हारी इनकम तुम्हारे एक्सपेंस से ज्यादा होगी तो तुमको प्रॉफिट हो रहा है, जब तुम्हारे एक्सपेंस तुम्हारे इनकम से ज्यादा होंगे तब तुमको लॉस हो रहा है। फिर मैंने गेन का मतलब बताया था कि ऐसा प्रॉफिट होना जो कि रेगुलर बेसिस पे नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है, अचानक भयानक हो जाता है, तो दैट इज नोन एज गेन। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एनी एसेट। अब एसेट बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, मैं फर्नीचर का एग्जांपल लिया था कि नया फर्नीचर लाया, पुराना फर्नीचर प्रॉफिट में बेच दिया, तो वो गेन कहलाएगा, प्रॉफिट नहीं है वो। फिर हम लोग समझे थे बैड डेट्स क्या होता है। बैड डेट्स मतलब होता है बुरे डेटर्स। बुरे डेटर्स मतलब ऐसे डेटर जिससे मुझे पैसा लेना है, ठीक है, पर डेटर इज नॉट एबल टू पे द डेट्स, तो वो अपने डेट्स पे नहीं कर पा रहा है। फिर हम लोग देखे थे कि भाई एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए कितने हम लोगों को स्टेप से, कितनी सीढ़ियां चढ़ के हम लोगों को जाना पड़ता है आगे। तो स्टेप नंबर 1 था कि कोई ट्रांजैक्शन होना चाहिए। फिर स्टेप नंबर 2 में उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी। रिकॉर्डिंग सबसे पहले होती है जर्नल के अंदर, फिर जर्नल सब डिवाइडेड है 8 बुक्स में। ठीक है। फिर हम लोग क्लासिफिकेशन पे, जहां पर लेजर होगा, परचेज वाले सारे ट्रांजैक्शन परचेज के रूम में, सेल वाले सारे ट्रांजैक्शन सेल के रूम में, ऐसे करके। फिर स्टेप नंबर 4 में हमने समराइजेशन देखा था, जहां ट्रायल बैलेंस बनता है, ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं, मतलब इस प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करते हैं यहां पर, और फिर कम्युनिकेशन करते हैं टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस और वेरियस यूजर्स, है ना, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये चीज फिर हम लोग, फिर उसके बाद ये तो हो गया था। फिर हम लोग समझे थे अकाउंटिंग दो तरीके से हो सकती है। इट मे बी अ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जहां पर सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शंस को कंसीडर किया जाता है। इट मे बी पेमेंट और इट मे बी रिसिप्ट, बट ओनली कैश ट्रांजैक्शन इज कंसीडर्ड, तो वहां पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कम्स इनटू पिक्चर। और जब हम लोग तब ऐसी अकाउंटिंग करते हैं कि जब आपका ट्रांजैक्शन हो गया, अब चाहे वो कैश में हुआ, क्रेडिट में हुआ, मुझे इससे मतलब नहीं है, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ तुरंत उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी बुक के अंदर, तुरंत आप उसको नोट कर लोगे, तो हम लोग उसको बोले थे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम लोग एक एग्जांपल से समझे थे कि जैसे रेंट मेरा 5000 पर मंथ होता है, तो मैं क्या करता हूं, अगले महीने की 5 तारीख को रेंट देता हूं। तो उस हिसाब से अगर आप कैश बेसिस से निकालोगे तो इस साल मैंने सिर्फ 11 महीने का रेंट दिया होगा, क्योंकि अगला मैं जो 12वां महीना है मार्च है, उसका रेंट तो अगले साल 5 अप्रैल को दूंगा, तो फिर तो वो वाला रेंट में कंसीडर ही नहीं कर पाया था। तो मेरे कैश बेसिस अकाउंटिंग की वजह से देखो गलत रिजल्ट आ रहा है। एक साल का रेंट 55,000 दिखा रहा है, जबकि एक साल का एक्चुअल रेंट 60,000 है। ठीक है। तो ये गलतियां होती है कैश बेसिस से, और हम लोग ये एक एग्जांपल भी समझे थे कि कैश बेसिस कंसीडर करने की वजह से अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बिजनेस का लॉस दिखने लग गया।
ठीक है, तो ये हमने कैश बेसिस एक्रूवल बेसिस पढ़ा था। मैं बोला था कि आज मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा और मैं थोड़ी डिस्कशन और करूंगा कि कैश और एक्रूवल बेसिस और किस तरीके से डिस्क्रिमिनेट हो सकता है। तो एक और एग्जांपल लेके हम समझते हैं व्हाट डू मीन बाय कैश बेसिस। एन एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो समझना, कैश बेसिस एक गोल्डन रूल बस याद करो कैश बेसिस का, पैसा आया तो लिख देंगे, पैसा गया तो लिख देंगे, दैट्स इट। यही है बस, यही एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। एक्रूवल बेसिस की रिक्वायरमेंट क्या है? जब ट्रांजेक्शन हुआ तुरंत रिकॉर्ड करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कैश मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ट्रांजेक्शन हुआ हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जैसे मान लो मेरी टोटल सेल्स हुई है इस साल 10 लाख की और 10 लाख की सेल्स हुई है। अब इसमें से कैश सेल्स है मेरे पास 4 लाख की और क्रेडिट सेल्स है ऑफ कोर्स 6 लाख की। टोटल सेल्स 10 लाख की है, जिसमें से मेरा कैश में सेल्स हुआ है 4 लाख का और क्रेडिट में सेल्स हुआ है कितने का? 6 लाख का। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, 10 लाख की टोटल से जिसमें 4 कैश मिल गया है और 6 क्रेडिट में हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा एक्सपेंसेस हुआ है इस साल, टोटल एक्सपेंसेस जो मेरा हुआ है वो हुआ है 8 लाख का, जिसमें से कैश एक्सपेंसेस हुआ है 6 लाख का और क्रेडिट एक्सपेंसेस हुआ है, मतलब उधारी में जो एक्सपेंस हुआ है वो हुआ है 2 लाख का। ठीक है, तो यही दो हिस्से में डिवाइडेड है ना, ये देखो ये दो हिस्से में डिवाइडेड है, वैसी सेल्स यहां दो हिस्से में डिवाइडेड है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई? फटाफट से बताओ, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ गई? डेटा दे रहा हूं बस, सेल्स दिया हुआ है तुम्हारा, उसमें से कैश कितना क्रेडिट कितना दिया हुआ है, एक्सपेंस दिया हुआ है उसमें से कैश कितना क्रेडिट कितना दिया हुआ है। अब इसको तुम ऐसे समझो, इफ आई वांट टू फाइंड आउट प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस, तो कैश बेसिस क्या बोलता है? मैं क्रेडिट को कंसीडर नहीं करता, कैश मिला तो इनकम मान लूंगा। तो कैश कितना मिला भाई? 4 लाख का कैश मिला, तो ये इसको इससे मतलब नहीं, इसको इससे मतलब नहीं है, इसको कैश मिला उससे मतलब है। तो ये क्या करेगा? इनकम में लिख देगा 4 लाख माइनस एक्सपेंस 8 लाख की हुई है, जिसमें से 2 लाख का तो क्रेडिट में है, एक्सपेंसेस बाद में पेमेंट होगा। ठीक है, पर 6 लाख की पेमेंट हो गई है, तो वो सिर्फ इसी को कंसीडर करेगा, इन दोनों को नहीं करेगा। तो ये देखो मेरा 2 लाख रुपए का क्या दिखने लग गया? लॉस दिखने लग गया। ठीक है, 2 लाख का लॉस दिखने लग गया बिकॉज 4 लाख की इनकम है, 6 लाख का एक्सपेंस है ऑन द बेसिस ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। अब एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में थे, एक्रूवल बेसिस क्या बोलता है? पैसा मिला नहीं मिला उससे मतलब नहीं है, ट्रांजेक्शन बताओ। तो ठीक है भाई, 10 लाख की सेल्स हुई है, तो इसका मतलब 10 लाख की इनकम हुई है। ओके, ठीक है, अब उसको कैश कितना मिला, क्रेडिट में कितना, उससे उसको मतलब ही नहीं है, उसको इससे मतलब है टोटल बताओ इनकम कितने की हुई है। तो टोटल इनकम हुई है 10 लाख की। ठीक है, एक्सपेंस कितने का हुआ है? 8 लाख का, उसको टोटल एक्सपेंस से मतलब है, उसको इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि कैश कितना गया, क्रेडिट में कितना, नहीं। आप ये बताओ टोटल इनकम कितनी हुई, टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है। इट मे बी इधर इन कैश और इधर इन क्रेडिट। तो इधर क्या दिखने लग गया? 2 लाख का प्रॉफिट दिख गया। अब मेरे को एक बात बताओ, पोटेंशियली कौन सा ट्रू एंड फेयर व्यू है? अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्ट होता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है पता है? ट्रू एंड फेयर पिक्चर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में लिखा हुआ है कि आपका जो ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखना चाहिए, क्या दिखना चाहिए? ठीक है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर दिखना चाहिए, मतलब आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो भी पर्सन पढ़ रहा है उसको आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ के आपके बिजनेस का पोटेंशियल सही तरीके से दिखना चाहिए। तो मेरे को ये बताओ कि केस नंबर 1 में सही तरीके का पोटेंशियल दिख रहा है या केस नंबर 2 में सही तरीके का पोटेंशियल दिख रहा है? कौन ट्रू और फेयर पिक्चर शो कर रहा है? 1 और 2? केस नंबर 2 सही शो कर रहा है, ये सही है ये गलत है। क्यों ऐसा? क्योंकि एक्चुअल में मेरा बिजनेस का पोटेंशियल सेल 10 लाख का था और पोटेंशियल एक्सपेंसेस 8 लाख के थे, तो मेरा एक्चुअल में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है मेरे को बिजनेस में। पर क्योंकि मैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा था, तो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग मेरे को कैश सेल सिर्फ 4 लाख की हुई है। कैश सेल सिर्फ कितने की हुई है? 4 लाख की हुई है। तो वो क्या किया? 4 लाख को कंसिडर कर लिया एज अ इनकम, 4 लाख को कंसिडर कर लिया एज अ इनकम, और मेरा कैश एक्सपेंसेस हुआ है 6 लाख का, मतलब मेरा टोटल एक्सपेंस में से मैंने 6 लाख कैश में किया है। तो उसने 6 लाख का कैश एक्सपेंसेस को, मतलब उसने सिर्फ कैश, वो अपना मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया, ठीक है,
और वो सिर्फ कैश को ढूंढा, कैश कहाँ है, कैश कहाँ है, और बाकी सबको इग्नोर 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 और इग्नोर कर दिया। तो वो सिर्फ दो लोगों को ढूंढा, कैश आया कहां पर है, यहां पर आया है, कैश गया कहां पर, यहां पर गया, सिर्फ दो लोगों को ढूंढा। तो जितना कैश आया उसको उसने इनकम डिक्लेयर कर दिया, और जितना कैश गया उसको उसने एक्सपेंस डिक्लेयर कर दिया, और 2 लाख का लॉस पकड़ा दिया मेरे को हाथ में। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इस तरीके से काम करता है, ठीक है, सिर्फ इस तरीके से काम करता है, एज सिंपल एज दैट। क्लियर है अब आपको कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? बोलो एवरीवन, क्या आपको क्लियर है कैश बेसिस एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? यस। और एक चीज ध्यान में रखना, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का ये भी एक एडवांटेज है, ये भी एक एडवांटेज है ये भी एक सबसे बड़ा ये एक लूप होल है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का, जो कि एक्रूअल बेसिस इसको भी हटा दिया। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंट, मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग को मैं बोला तुम्हारा बिजनेस इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, क्या मैं तुमसे सही क्वेश्चन पूछा कि तुम्हारा बिजनेस इस साल कितना प्रॉफिट कमाया, तो तुम बताओगे हाँ मेरा बिजनेस इस साल इतना प्रॉफिट कमाया है। क्या आपको अपने बिजनेस का हर साल का प्रॉफिट जानने में इंटरेस्ट होता है? हर साल का, लेट से इट्स 2024 25 25 26 26 27, हर साल का अलग अलग प्रॉफिट जानने में आपको इंटरेस्ट होता है अपने बिजनेस का? बिल्कुल होता है, सबको होता है, ठीक है। पर इसको भी वॉयलेट कर देता है कैश बेसिस अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस क्या करता है पता है? वो ओनली कंसीडर करता है करेंट ईयर ट्रांजेक्शंस, ओनली कंसीडर करेंट ईयर ट्रांजेक्शंस, और अगर बाकी कोई ट्रांजेक्शन है ना तो उसको हटा देता है। वो सिर्फ करेंट ईयर के इनकम्स को लेगा, करंट ईयर के एक्सपेंसेस को लेगा। मेरे को एक बात बताओ, तुम मेरे को क्लास 11th में, इसको ऐसे समझना, ये देखो ये टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन है, इसको ऐसे समझना कि यहां पर मान लो मैं 2024 2025 ये वाला साल अभी मेरा चल रहा है, ये साल अभी मेरा करेंटली रनिंग में है, ठीक है, और फिर ये 26 27 28, ठीक है, तो ये वाला साल मेरा रनिंग में, यहां पर मैं किसी क्लास 11th के बच्चे को पढ़ा रहा हूं, कॉमर्स, क्लास 11th के कॉमर्स के बच्चे को पढ़ा रहा हूं। तो ये जो इस साल मेरे को फीस मिलेगी, इस बच्चे से मान लो 10,000 फीस मिल गई, 10,000 फीस मिल गई, तो ये मेरी कौन से साल की इनकम है? तुम लोग बताते जाओ, तुम लोग मेरे साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करना, ये कौन से साल की इनकम है? ये जो 10,000 मेरे को 2024-25 में इसी साल इस बच्चे को पढ़ा रहा हूं और इसी साल की वो फीस दे रहा है, तो ये मेरे कौन से साल की इनकम हो गई? कौन से साल की इनकम हो? इसी साल की इनकम हो गई, ऑफकोर्स 100% यार, इसी साल की इनकम हो गई, ठीक है। पर ये साल के बीच में नहीं पता इसका क्या मन किया, इसको बहुत मजा आया मेरे साथ पढ़ने में, बहुत ज्यादा मजा, मतलब बोला भैया एकदम आत्मा का परमात्मा से मिलन करा दे रहे हो, इतना अच्छा है, तो इसको बहुत मजा आया। ये क्या बोला, भैया मैं प्री बुकिंग कर रहा हूं क्लास 12th के अगले साल के सेशन की, मैं प्री बुकिंग कर रहा हूं आपको 10,000 रुपीज देके। तो ये 10,000 रुपीज उसने मेरे को इसी साल दे दिया, इसी साल मेरे को 10,000 11th का तो दिया ही दिया था, 10,000 और दे दिया 12th का। उसको इतना मजा आया कि 10,000 12th का भी मेरे को इसी साल दे दिया, ठीक है, और प्री बुकिंग कर लिया, मतलब एडवांस में दे दिया मेरे को, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर यहां पर तुम कैश बेसिस हो, अब तुम अपने आप को बोलो मैं कैश बेसिस हूं, बोलो, सब बोलो, अपने घर में जहां भी बैठे हो बोलो मैं कैश बेसिस हूं। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या इसी साल 20,000 को इनकम ट्रीट कर देगा? क्योंकि उसको तो ये दिख रहा है ना कि कैश आ रहा है, उसको सिर्फ एक ही चीज दिखती है, ये देखो चश्मा लगा के सिर्फ एक चीज ढूंढेगा वो कि कैश कहां आ रहा है, तो वो तुरंत उसको जैसे ही दिखा अरे भाई कैश आ रहा है, ठीक है, कैश आ रहा है 20,000, पूरी 20 की 20,000 को इनकम ट्रीट कर देगा वो इसी साल। अब तुम अकाउंटेंट की तरह सोचो, अब बोलो कि मैं अकाउंटेंट हूं, मैं किसी कंपनी का अकाउंटेंट हूं। अब अकाउंटेंट या अपने ही बिजनेस मान लो, तुम अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, ये जो 10,000 है वो इस साल की इनकम है या कायदे से अगले साल की इनकम है? फटाफट से बताओ, ये जो 10,000 रुपए है वो इस साल की इनकम होनी चाहिए, कायदे से अगले साल की इनकम है? ये अगले साल की इनकम है, वेरी गुड। ये कब की इनकम है? अगले साल की इनकम है। तो बस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में यहां पर फिर से एक घपला हो जाता है कि वो क्या देखता है, अरे भाई 20,000 रुपए कैश रिसीव हुआ है तो ये भी 10,000 ये भी 10,000, दोनों को उठा के इसी साल इनकम ट्रीट कर देगा, इसी साल इनकम ट्रीट। एक्रूअल बेसिस क्या करता है, उसको दिख रहा है 20,000 रुपए मिला है, पर उसको ये भी पता है कि इसमें से 10,000 तो अगले साल का है।
अगले साल जब वो बच्चा 12th पढ़ेगा तब वो इनकम रियलाइज होगी, तब तक वो मेरे सर में बोझ है, एडवांस है। एडवांस मतलब बोझा, जब तक काम नहीं करके दे दो तब तक वो मेरे लिए लायबिलिटी है। एडवांस में मिला है मेरे को पैसा, तो उसको ये बात अच्छे से पता है। किसको? एक्रूअल बेसिस को। एक्रूअल बेसिस को बात बहुत अच्छे से पता है कि ये बोझ है, अगले साल का बोझ है। अगले साल जब 12th पढ़ लेगा वो बच्चा, तब मैं एकदम सीना ठोक के बोलूंगा कि ये 10,000 रुपए मेरा हो गया, ये वाला 10,000 रुपए मेरा हो गया। पर अगले साल, इस साल नो, गलत गलत ट्रीटमेंट है। जब तक उसको सर्विस नहीं प्रोवाइड कर देता तब तक मैं ये बोल नहीं सकता, मेरे पास हक नहीं है बोलने का कि ये 10,000 रुपए मेरी इनकम है, क्योंकि मैंने उसको अभी तक सर्विस ही प्रोवाइड नहीं की है। तो पॉइंट यही है कि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इस ड्रॉबैक को भी हटा देता है। और मान लो ये देखो, और जैसे मान लो यहां पर अब वो 12th पास हो गया, अब वो मेरे से पढ़ना चाहता है सीए या सीएमए फाउंडेशन एज द केस में भी, वो मेरे से पढ़ना चाहता है, उसको जो कोर्स करने का मन कर दिया, ठीक है। और उसके अगले साल वो मेरे से CA/CMA इंटर भी पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो वो क्या किया, वो बोला भैया इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है, मैं आप ही के साथ रहूंगा, अब मेरे को सिर्फ आपसे पढ़ना है, आप मेरे को होम ट्यूशन पढ़ाओ, जो भी पढ़ाना है। तो मैं और आपको दे देता हूँ पैसे 10,000 रुपए फाउंडेशन के, और आपको पैसे दे देता हूँ 20,000 रुपए इंटर के, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, वो पूरा इस साल मेरे को इन टोटल +10,000 +10,000 +20,000, वो मेरे को 50,000 रुपए कैश दे दिया और बोला भैया 4 साल अब आप रिजर्व हो मेरे लिए, अब आप 4 साल मेरे को कंटिन्यूस पढ़ाओगे जब तक मेरा इंटर नहीं क्लियर हो जाता, ठीक है। तो 20, 30, 40, 50,000 रुपए उसने मेरे को इसी साल दे दिया। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या करेगा, 50,000 रुपए को पूरी इनकम ट्रीट कर देगा, पूरा 50,000 को इसी साल की इनकम ट्रीट कर देगा। एक्रूअल बेसिस क्या करेगा, उसको ये बात पता है कि 10,000 अगले साल का है, 10,000 अगले के अगले साल का है, और 20,000 2027-28 का है। तो वो क्या करेगा, सिर्फ 10,000 को इनकम कंसिडर करेगा और बाकी सब को डाल देगा एडवांस में, कि भाई ये है कैश रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, फ्रॉम द स्टूडेंट, दैट्स इट। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कैश बेसिस अकाउंटिंग का, जो कि एक्रूअल बेसिस हटाता है, क्योंकि एज अ बिजनेस यू आल्सो वांट टू नो योर पोटेंशियल प्रॉफिट फॉर करेंट ईयर। करेंट ईयर में मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, करेंट ईयर को मेरे को कितना इनकम हो रहा है और कितना एक्सपेंस हो रहा है, दोनों को माइनस करने से प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, ये आपको जानने में इंटरेस्ट है। ना कि ये कि भाई कितना कैश, कैश इज नॉट द बेंचमार्क टू डिसाइड कि वेदर हम लोग अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उल्टा तुम लोगों को ये बात पता है कि अगर किसी बिजनेस में बहुत ज्यादा कैश पड़ा है, बहुत ज्यादा मतलब वर्किंग कैपिटल से ज्यादा, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, मैं एकदम सिंपल भाषा में बताना चाहूं तो डे टू डे जो तुम्हारे खर्चे हो रहे हैं उसका अंदाजा तुमको होता है कि नहीं भाई डे टू डे मेरा एक दिन में 2 लाख 3 लाख का खर्चा होता ही है बिजनेस में, है ना। तो तुम्हारे पास 2-3 लाख का कैश रेडली अवेलेबल होना ही चाहिए पर डे के हिसाब से, ठीक है। तो वो वर्किंग कैपिटल होता है डे टू डे खर्चे के हिसाब से, क्योंकि वो उसके लिए आपको लेबर्स को पेमेंट डेली करना ही पड़ेगा, ठीक है। आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, आपको फ्यूल मंगाना ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते, ठीक है। तो वो वर्किंग कैपिटल होते हैं। तो पॉइंट ये बोलना चाहता हूं कि किसी बिजनेस में अगर वर्किंग कैपिटल से ज्यादा आइडियल कैश पड़ा हुआ है तो वो बिजनेस को ना अच्छा बिजनेस नहीं डिक्लेयर करते। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसको अच्छा बिजनेस नहीं मानते। क्यों नहीं मानते पता है, उनको ऐसा लगता है कि अगर आपका बिजनेस अच्छा है तो आप अपने वर्किंग कैपिटल से ज्यादा कैश रखे क्यों हो, आप इन्वेस्ट करो ना। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो तो आप इस आइडियल कैश को कहीं इन्वेस्ट करो। आपके पास इतना ज्यादा कैश क्यों पड़ा है, वर्किंग कैपिटल से भी ज्यादा कैश पड़ा हुआ है। तो वो चीज, तो कभी भी किसी बिजनेस में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी, बहुत ज्यादा कैश होता है ना, तो उसको भी अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो पॉइंट ये है, क्या अब आपको क्लियर है, क्या क्या आपको 20% भी क्लियर है कि कैश और एक्रूअल बेसिस क्या होता है? 20% भी क्लियर होगा तो आई एम सक्सेसफुल राइट नाउ। आगे चल के तो इसके ऊपर होगा ही, और चर्चा होती ही जाएगी होती जाएगी, क्योंकि पूरी अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे ही करनी है। कैश बेसिस तो जो इजी है वो भाड़ में जाए, हम लोग को पूरी अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस पे ही करनी है। क्या आपको ये बात क्लियर है? ओके, चलो अब देखो यहां पर, ठीक है। अब ये बात हो गई, अब इसके बाद मैं आना चाहता हूं एक बार तुम लोगों को सारी बातें याद दिला दूं। मेजरली तुम लोगों के जितने भी अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर जितने भी तुम्हारे अकाउंट्स बनते हैं, मेजरली तुम उनको 5 चीजों में क्लासिफाई कर सकते हो। मेजरली मतलब 5 ही चीजें हैं जिसको तुम एक अकाउंट को इन पांचों में से किसी एक घर में आप डाल सकते हो। और वो 5 घर कौन से पता है? इट मे बी अ एसेट और अ लायबिलिटी और एन इनकम और एक्सपेंस और कैपिटल
इक्विटी एज द केस में भी। तो कभी भी आप जब अकाउंट्स बना रहे हो तो कोई भी अकाउंट को आप इन पांचों में से किसी एक में बांट सकते हो। इन ये 5 तुम्हारे पास हेड्स है प्रॉपर, ठीक है, तो इन पांचों में से ही कोई एक में आप वो कर सकते हो, बांट सकते हो, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? मतलब कोई भी अकाउंट, एक काम करो, रैंडमली तुम लोग किसी भी अकाउंट का नाम लो, रैंडमली आपको आपको जो भी अकाउंट याद आ रहा है। जैसे मान लो एसेट के अंदर क्या क्या आएगा, एसेट के अंदर आपका स्टॉक आ जाएगा, आपका कैश एसेट है, और आपकी मशीनरी एसेट है, प्लांट एसेट है, आपका बिल्डिंग एसेट है, आपकी आप कहीं पैसा लगा के रखे हो, इन्वेस्टमेंट आपका एसेट है, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके एसेट है। और क्या एसेट हो सकते हैं बताओ? डेटर भैया मेरे एसेट है, भैया लैंड मेरा एसेट है। और क्या एसेट हो सकता है बताओ? भैया बैंक अकाउंट मेरा एसेट हो सकता है, हाँ ये भी मेरी संपत्ति है। भैया फर्नीचर ले लो। और बताओ, और क्या हो सकता है? भैया गुडविल मेरी इज्जत मार्केट में इनटेंजिबल एसेट है। यस, गुडविल मेरी इज्जत मार्केट में इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है। और बिल्स रिसीवेबल क्या होता है बताऊंगा। इक्विवेलेंट टू डेटर है अभी के लिए, ये मान लो, अभी के लिए ये मान लो इक्विवेलेंट टू डेटर है, मतलब डेटर से भी पैसा मिलना होता है, बिल्स रिसीवेबल से भी पैसा मिलेगा, ठीक है। और कुछ एसेट में तुमको सूझता है? जितनी चीजें तुमको एक एसेट के अंदर सूझ सकती है, तुम्हारे पास जो संपत्ति है, और बताओ, और बहुत कुछ हो सकता है तुम्हारे पास, और बहुत सारी संपत्तियां हो सकती है, बताओ। ब्रांड इक्विटी मतलब ब्रांड वैल्यू, मतलब गुडविल, गुडविल, ठीक है। पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, ये सब इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आएंगे। और कुछ एक्रूड इनकम भैया, ओके। तो ये सब, ठीक है, ये सब तुम्हारे क्या हो सकते हैं, एसेट्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। लायबिलिटी तुम्हारे पास क्या क्या हो सकती है बताओ, क्या क्या लायबिलिटी तुम्हारे पास हो सकती है? लोन, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, और एडवांसेस। एडवांस, किसी से तुम एडवांस एडवांस वो करके रखे हो, लेके रखे हो, एडवांसेस रिसीव्ड। और कुछ आउटस्टैंडिंग भैया एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और लायबिलिटी, सोचो सोचो, डिबेंचर्स, ओके, डिबेंचर्स एडवांस हो गया है। और क्या हो सकता है? और कोई लायबिलिटी तुमको सूझ रही? तुम सोचो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे पास और क्या क्या उधार हो सकता है। बैंक लोन हो गया है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है। कैपिटल का अलग हेड बना हुआ है, तो कैपिटल को यहां मत रखो, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर सब कंसिडर हो गया, तो ओवरऑल ये हो सकता है, ठीक है। इनकम, इनकम में क्या क्या हो सकता है तुम्हारा? सेल्स, सेल्स इनकम होती है ना। और कमीशन रिसीव्ड, ओके, रेंट रिसीव्ड, ठीक है। और इनकम का सोर्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। और इनकम का अपना मेजर सोर्स सेल्स ही होता है। सेल्स के अलावा हम लोगों को और चीजें बहुत सारी मिल सकती है, ठीक है। भाई बिजनेस को सैलरी नहीं मिलती, तो सैलरी रिसीव नहीं लिख सकते, ठीक है, ओके। एक्सपेंसेस में, और एक्सपेंसेस में तो बहुत सारे अपने पास, रेंट, परचेजेस, सैलरी, वेजेस, पावर एंड फ्यूल, ठीक है, और इंटरेस्ट पेड, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी। और बताओ, और बताओ, डेप्रीसिएशन,
डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स, ठीक है, और यस कमीशन पेड, और एनीथिंग एल्स। और कितने भाई, दुनिया भर के एक्सपेंस होते हैं भाई, दुनिया भर के एक्सपेंस। लाइटिंग, ठीक है, लाइटिंग बोल रहे बच्चे, ठीक है, लाइट, ओके, कैरियज, फ्रेट, और बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, ठीक है, और पोस्टेज एंड स्टैम्प, स्टेशनरी, ठीक है। तो ये सब दुनिया भर के हमारे एक्सपेंस हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। और कैपिटल में लास्टली क्या आ जाएगा तुम्हारा, कैपिटल का बैलेंस, प्रॉफिट्स, ड्राइंग्स, प्रॉफिट में लॉस भी है ना, प्रॉफिट एंड लॉस ड्राइंग्स, और बहुत सारी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो सब आती है। तो मतलब ओवरऑल तुम लोगों को एक चीज समझ में आ रही, मैं जो तुमको बताना चाह रहा हूं, मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूं कि तुम्हारे जो अकाउंट होंगे, जो भी अकाउंट्स होंगे, वो मेजरली इन पांच में से किसी एक के अंदर अपना जगह बना ही लेंगे। मतलब हमारे पास एक 5 कैटेगरी है, 5 सेट ऑफ कैटेगरी है। इट मे बी अ एसेट, इट मे बी अ लायबिलिटी, इट मे बी अ इनकम अकाउंट और गेन अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट और लॉस अकाउंट, और अ कैपिटल अकाउंट। तो ओवरऑल मैं तुमको बोलना यही चाहता हूं कि तुम्हारे पास 5 अलग अलग क्लासिफिकेशन है। हर अकाउंट को जो हम लोग अकाउंट्स के अंदर बना रहे होंगे, उसको तुम इनमें से किसी एक जगह पे डाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो रही है बात, बोलो। अब इनमें से हो सकता है कि कुछ टर्म्स तुम लोग पहली बार सुने हो, कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को नहीं पता है, ठीक है। तो कुछ टर्म्स हो सकता है कि तुम लोग पहली बार सुने हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो टर्म्स तुम लोग को बाय द टाइम समझ में आते जाएंगे, मैं बताते जाऊंगा, ठीक है। डोनेशन क्या होता है, डोनेशन मतलब होता है कि तुम चैरिटी कर रहे हो। जैसे तुम लोग मंदिर मंदिर जाते हो, तो वहां पर तुम लोग 101 रुपए, 501 रुपए, ये ऐसे कुछ दान पेटी में डाल देते हो ना, दैट इज डोनेशन, ठीक है। कभी तुम क्या करते हो, कोई अपना वो कर देते हो, कोई अपना जो स्टॉक तुम्हारे पास होता है उसको तुम दे देते हो दान में। जैसे किराने वाले भैया, अगर कोई मांगने वाले भैया है तो उनको चावल दे देते हैं, तो दैट इज व्हाट, आप अपना स्टॉक दे दे रहे हो एज अ डोनेशन, चैरिटी। तो वो चीज होती है, ठीक है, ओके, ठीक है, क्लियर हो गई बात। ट्रेडमार्क क्या होता है, ये देखो, ये होता है ट्रेडमार्क, ये जो दिख रहा है तुम लोग को ऊपर में, ये होता है ट्रेडमार्क। तो जैसे हर ब्रांड का ट्रेडमार्क होता है, तुम देखियोगे टाटा का अपना है, रिलायंस का अपना है, एप्पल का अपना है, ठीक है। तो ये इसको ट्रेडमार्क बोलते हैं, ब्रांड की जो ब्रांडिंग होती है ना अपनी, इसको ट्रेडमार्क बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो हर अकाउंट कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो मैं तुम लोग को ये बता दूं, तुम्हारे पास दो तरीके का अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग होगा। जब हम लोग अकाउंटिंग कर रहे होंगे, तुम्हारे पास दो तरीके के अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग होंगे। इट मे बी अ ट्रेडिशनल अप्रोच, और इट मे बी अ मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो वो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग भी हो सकता है, और मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग भी हो सकता है, ठीक है। मतलब दो तरीके के अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग एंड मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के अंदर क्या होता था, अकाउंट्स को हम लोग तीन ही सेक्शंस में क्लासीफाई कर सकते थे, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल के अंदर दो होते थे, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो देखो, अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। अब इम्पर्सनल अकाउंट सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट अगेन सब डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, ठीक है। तो ये तुम्हारा ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग जो है, वो बोलता था कि जब अकाउंटिंग आप कर रहे हो, जब आप अकाउंट बना रहे हो, तो आप उस अकाउंट्स को तीन तरीके से बांट सकते हो। इधर वो एक पर्सनल अकाउंट होगा,
या फिर वो एक इम्पर्सनल अकाउंट होगा। और इम्पर्सनल के अंदर दो है, वो रियल अकाउंट भी हो सकता है और नॉमिनल अकाउंट भी हो सकता है। तो पहले मैं तुम लोगों को ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग ही सिखाने वाला हूं कि ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के अंदर आप किसी भी अकाउंट को तीन तरीके में बांट सकते हो, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो वो आप कैसे जज करते हो, कैसे आप किसी अकाउंट को बांट सकते हो इन पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, तो देखो चलो जी, देखो हु इज अ नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सनल अकाउंट किस टाइप के अकाउंट को बोलते हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। नेचुरल पर्सनल अकाउंट किस टाइप के अकाउंट को, तो हर वो व्यक्ति जो जिंदा है, तो हर वो व्यक्ति हु कैन ब्रीथ इज अ नेचुरल पर्सन। समझ में ही बात, मतलब हर वो व्यक्ति जो जिंदा है, जो ब्रीथ कर सकता है, उसका जो अकाउंट होगा वो एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। एग्जाम्पल, एचएम का अकाउंट, मेरा अकाउंट, ठीक है, राम का अकाउंट, कुणाल का अकाउंट, राहुल का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, तो आप एक अकाउंट को नेचुरल पर्सनल, मतलब पर्सनल अकाउंट, और उसमें भी नेचुरल पर्सनल अकाउंट तब बोलोगे जब आप चेक करोगे कि वो जो अकाउंट है, वो जिस व्यक्ति का है, वो व्यक्ति सांस ले सकता है, जिंदा आदमी, हम लोग जैसे, हमारे तुम्हारे जैसे मनुष्य लोगों को हम बोलते हैं नेचुरल पर्सनल। फिर आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब क्या होता है पता है? रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन मतलब ऐसे पर्सन जिनको बनाया गया है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है बाय रजिस्ट्रेशन, बेसिकली लीगल फॉर्म्स के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, एक्सेट्रा। तो अगर कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो वो लोग जिंदा आदमी नहीं है, वो लोग सांस नहीं ले सकते, इनको बनाया गया, इनको पैदा किया गया है। लॉ की नजरों में ये अलग लोग हैं, ठीक है। लॉ की नजरों में कंपनी कंपनी होती है। कुछ कंपनी, अगर आपको कोई कंपनी का कोई खराब प्रोडक्ट मिलता है तो आप कंपनी के ऊपर केस करते हो, उसके मालिक के ऊपर केस नहीं करते। आपको कल को अगर रिलायंस इंडस्ट्री से कोई खराब प्रोडक्ट मिलेगा तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर केस करोगे, मुकेश अंबानी के ऊपर केस नहीं करोगे। मुकेश अंबानी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज आर सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो कंपनी के नाम पर जो आप केस करने की ताकत है आपकी, जब कंपनी के नाम पर केस कर सकते हो, कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी का दर्जा दिया गया है। तो वो कंपनी, पार्टनरशिप या कोई भी फर्म है, तो उनको आर्टिफिशियली बनाया गया है। दे आर पर्सनल बट दे आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड। इनको ये पैदा नहीं, अपने आप पैदा नहीं हुए, इनको बनाया गया है। तो दे आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड थ्रू लॉ, लीगल लिखा हुआ ना यहाँ पर, तो थ्रू लॉ दे आर आर्टिफिशियली क्रिएटेड, सो दैट्स व्हाई दे आर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब जैसे मान लो रिलायंस, ठीक है, टाटा, एक्सेट्रा। ऐसे आप कोई कंपनी का नाम लिख रहे हो तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। किसमें आएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएंगे। क्लियर हो गई बात? फिर थर्ड होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मतलब एक ऐसा अकाउंट जिसमें आप, एक पर्सन का ही अकाउंट है वो, पर आप उसका नाम नहीं लिख सकते वहां पर। आप उसका नाम नहीं लिख सकते क्योंकि अगर आप नाम लिख दोगे तो वो नेचुरल पर्सनल के अंदर आ जाएगा। पर नेचुरल पर्सनल जो कैरेक्टरिस्टिक शो करता है वो ये नहीं शो करता है, ये कोई और है, ये कोई और है। नेचुरल पर्सन के अंदर जनरली किसका नाम आ रहा है? जनरली इसके अंदर नाम आएगा मेरे डेटर का या फिर क्रेडिटर का।
मतलब या तो जो मेरे को सप्लाई करता है सामान, ठीक है, जो मेरे को सामान सप्लाई करता है, या तो मैं उसका नाम लिखूंगा कि भाई कुणाल मेरे को सामान सप्लाई करता है, राहुल मेरे को सामान सप्लाई करता है, या मैं अपने डेटर का नाम लिखूंगा कि मैं राम को, श्याम को, इन लोगों को मैं सप्लाई देता हूं क्रेडिट में। तो यहाँ पर जनरली इन लोग का नाम आता है। पर यहाँ पर जब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी हम लोग पर्सन की बात कर रहे हैं, बट पॉइंट ये हम लोग इनका नाम नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को अपने इंप्लॉय को सैलरी पे करनी थी, सैलरी, पर मैं उसको पेमेंट नहीं किया हूं अभी तक, काम करवा लिया हूं पूरे महीने मैं उससे काम करवा लिया हूं, मैंने अब उसको सैलरी पेमेंट नहीं की है, तो अब भाई महीना खत्म होने के बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई ना, काम तो करवा लिया, पैसा तो देना ही पड़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गई, मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। उसमें भी क्या आउटस्टैंडिंग है, सैलरी। मैंने अपने इंप्लॉय से पूरे महीने काम करवा लिया है, पर मैं उसको अभी तक पेमेंट नहीं किया हूं, तो आउटस्टैंडिंग है सैलरी, पेमेंट करना बाकी है अभी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये एक ऐसा अकाउंट है जो मेरे इंप्लॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे इंप्लॉय को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं अपने इंप्लॉय का नाम नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैं अपने इंप्लॉय का, सोचो एक बार तुम सोच के देखो, कॉमन सेंस, तुम्हारे पास 100-200 नहीं, लाखों इंप्लॉय और लाखों के लाखों इंप्लॉय की सैलरी जो है वो तुम्हारा एक रूल है, क्या रूल है, कि तुम मार्च की पूरी सैलरी 5 अप्रैल को देते हो। और ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, देख लेना तुम्हारे पापा मम्मी अगर कोई भी जॉब करते होंगे, तुम देख लेना कि जो सैलरी होती है वो अगले महीने की 4-5 तारीख तक क्रेडिट होती है ना। तो पॉइंट वही है कि भाई लेकिन मार्च में काम तो आपने करवा लिया है, काम तो हो चुका है, तो 31 मार्च को मैं बोल सकता हूं ऑफिशियली कि सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई, क्योंकि मैंने उनसे पूरे एक महीने काम तो करवा लिया है, तो मार्च की सैलरी देनी तो पड़ेगी बॉस, काम करवा लिया गया है, देनी तो पड़ेगी। तो 31 मार्च को क्या हो गया, सैलरी जो था वो आउटस्टैंडिंग हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो सोच के देखो, हर इंप्लॉय को आपको हर महीने ऐसे ही चलता है, हर महीने आपका सैलरी ड्यू होता है, अगले महीने की 5 तारीख को पेमेंट कर देते हो, हर महीने ड्यू होता है, आउटस्टैंडिंग होता है, और अगले महीने की 5 तारीख को आप पेमेंट कर देते हो, ये आपकी साइकिल है। हर महीने आप अपने लाखों इंप्लॉय, 2 लाख 3 लाख इंप्लॉय होते हैं, किसी फर्म में 1.5 लाख इंप्लॉय होते हैं, 1.5 लाख इंप्लॉयज का एक टेम्पररी अकाउंट खोलोगे 5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए आप एक टेम्पररी अकाउंट खोलोगे हर इंप्लॉय का, हर इंप्लॉय के नाम से, नाम से, क्योंकि उन लोग तो जिंदा आदमी है, उन लोग तो सांस ले सकते हैं, तो उनका टेम्पररी अकाउंट फिर 5 दिन के लिए खोलोगे, उसमें भी आपको पता है, उनको भी पता है ये बात कि 5 दिन की बात है, 5 दिन बस सैलरी चली जाएगी। तो उसके लिए एक थर्ड अकाउंट बनाया गया जिसका नाम रखा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब एक अकाउंट बनाऊंगा, जैसे मान लो सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, तो ऐसा कोई एक अकाउंट बनाऊंगा और उस एक अकाउंट के अंदर उस कैटेगरी के जितने भी लोग हैं सबको डाल दूंगा। तो और ये कैसे अकाउंट है, ये एक ऐसे अकाउंट है जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी पर्सन को, रिप्रेजेंट, वो उस पर्सन का डायरेक्ट नाम नहीं लिखा यहाँ पर, मैं यहाँ पर मान लो सुरेश का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो मैं यहाँ सुरेश अकाउंट नहीं लिखा, मैंने सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट के अंदर सुरेश का बैलेंस डाल दिया। तो इतना पता है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है सुरेश को, जो कि एक पर्सन है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो इसका स्कोप बहुत वाइडर नहीं है, इसके अंदर जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस और जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाते हैं सारे, ठीक है। जो भी तुम्हारा सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, या जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए, जो भी प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, वो सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के आते हैं, नॉट अ वाइडर स्कोप, ठीक है। बहुत गिने चुने, आई थिंक फिंगर्स में काउंट कर सकते हो उतने अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के अंदर आते हैं, ठीक है। रही बात, बच्चे पूछेंगे भैया डेटर और क्रेडिटर, यहां पर भी तो आप डेटर्स का नाम नहीं लिख रहे हो, कौन बोला, नाम लिखते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, डेटर का प्रॉपर नाम लिखते हैं, प्रॉपर नाम लिखते हैं, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, कुणाल अकाउंट, प्रॉपर नाम लिखते हैं। और इस नाम का अब बैलेंस शीट में, अब तुम लोग अकाउंटेंट हो, मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग एक बैलेंस शीट बना रहे हो, अब वहां तुम लिखोगे राम, श्याम, सुरेश, रमेश, ठीक है, पूजा, नेहा, ठीक है, ऐसे तुम बताओ एक एक डेटर का नाम लिखोगे बैलेंस शीट के अंदर, कितने पेज की बैलेंस शीट बनेगी, कितने पेज की बैलेंस शीट बनेगी। और तुम्हारा पर्पस ऑफ अकाउंटिंग क्या था, फटाफट से बताओ, तुम्हारा पर्पस ऑफ अकाउंटिंग क्या था, सिंपलिस्टिक वे में तुमको अपने इन्वेस्टर्स को बताना है, भले वो किसी भी स्ट्रीम का बंदा हो, कॉमर्स स्ट्रीम का बंदा थोड़ी है, उसको ये सब का नॉलेज थोड़ी, साइंस स्ट्रीम का बंदा है, वो आर्ट्स का बंदा है, ठीक है, वो आईएएस ऑफिसर है, उसको ये सब का नॉलेज नहीं है, तो उसको बैलेंस शीट देख के एक बार में समझ में आ जाए कि क्या है। तो एक बात बताओ, इन सबको टोटल करके एक बार में डेटर नाम से लिखोगे या सबका अलग अलग नामकरण संस्कार करोगे, बताओ। बैलेंस शीट के अंदर सबका नाम लिखोगे कि एक बार में एक नाम लिख दोगे डेटर, इसके अंदर सबका टोटल डाल दोगे, फटाफट से बताओ। या तुम मेरे को ये बताओ कि तुम मेरे इन्वेस्टर हो, ठीक है, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, तुम मेरे इन्वेस्टर हो,
तुम लोगों को ये जानने में इंटरेस्ट है कि मेरे टोटल डेटर्स कितने हैं, मेरे पास एसेट कितनी है, मेरे पास कितने की संपत्ति है, तुमको ये जानने में इंटरेस्ट है, तब तुम देखोगे कि भाई इसके पास तो अच्छी संपत्ति है, लगाओ इसमें पैसा। या तुमको ये जानने में इंटरेस्ट है कि मैं शर्मा जी से सामान लेता हूँ, कि वर्मा जी से लेता हूँ, कि कुणाल से लेता हूँ, कि राहुल से लेता हूँ, कि राम से लेता हूँ, कि श्याम से लेता हूँ, कि मैं नेहा को बेचता हूँ, कि मैं प्रिया को बेचता हूँ, कि मैं वैशाली को बेचता हूँ, मैं किसको बेचता हूँ। तुमको इसमें इंटरेस्ट है जानने में कि मैं किससे खरीदता हूँ, किससे बेचता हूँ? तुम लोग खुद बताओ। तुम लोग एक बिजनेस में इन्वेस्ट, तुम लोग रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो तुम लोग ये खोल के देखोगे कि इसका सप्लायर कौन है, इसका वो कौन है, बताओ फटाफट से बताओ। है तुमको कि हम मेरे कस्टमर से तुम लोग को इंटरेस्ट है, किसी को इंटरेस्ट नहीं। ठीक है। ऑल्दो ऑल्दो कई बार ऐसा होता है, कई कंपनियां ऐसी होती है जिनके पास जो रॉ मटेरियल आता है ना, वो किसी मोनोपोली के पास से आता है। किसी कोई मोनोपोली होती है, जैसे माल मोनोपोली बहुत सारी होती है ना, क्या है, रॉ मटेरियल कंट्रोल किसी के पास भी है तो वो मोनोपोली बोल दो, तुम उसको, कोई अलग बात नहीं है। तो कई बार ऐसी कोई बड़ी कंपनियां होती है, ठीक है, जिनके सप्लायर जानने में जरूर किसी ना किसी को इंटरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो कंपनी बहुत बड़ी एकदम बिजनेस टाइकून है, ठीक है, पर अगर उसका सप्लायर मोनोपोली है और वो उसको सप्लाई करना बंद कर दिया, अगर वो उस पर्टिकुलर कंपनी को, फॉर एग्जांपल मान लो रिलायंस किसी ऐसा कोई ऐसा रॉ मटेरियल मंगाती है बाहर से जो सिर्फ पर्टिकुलर उसी के पास मिलता है और किसी के पास नहीं मिलता है। तुम्हारे शहर में भी कोई ऐसा चाट पकौड़ी वाला या कोई ऐसा होगा, ठीक है, जिसकी मोनोपोली होगी। जैसे मेरे यहाँ अन्ना बिलासपुर है, ठीक है, और वो जो है बहुत फेमस है डोसा के लिए, डोसा इडली ये सब, तो उसके पास मोनोपोली है। जिसको अन्ना के यहाँ का डोसा खाना है वो अन्ना के यहाँ ही जाएगा और किसी के पास से सेटिस्फाई नहीं होगा वो। ठीक है। तो पॉइंट ये, कई बार रॉ मटेरियल कंट्रोल होने की वजह से कुछ मोनोपोलीज बन जाती है, और अगर आप सोलली डिपेंडेंट हो उस सप्लायर के ऊपर अपने रॉ मटेरियल के लिए, तब फिर मेरे को इंटरेस्ट होगा सप्लायर का नाम जानने में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इन अ जनरल सेंस, इन अ जनरल सेंस, ठीक है, चलो मान लो एक बार को सप्लायर जानने में इंटरेस्ट भी है मेरे को ये जानने में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है कि कस्टमर्स कौन है। ठीक है। तो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि आपको सप्लायर और कस्टमर जानने में इंटरेस्ट होता है। पॉइंट ये बोलना चाहता हूं कि सबका इंडिविजुअल अकाउंट बनता है डेटर और क्रेडिटर के केस में, बनता है, डेफिनेटली बनता है, पर सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब के केस में कभी भी इंडिविजुअल अकाउंट्स नहीं बनते हैं। कभी भी एम्प्लॉय के नाम से अकाउंट नहीं बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। पर डेटर क्रेडिटर के केस में उनके नाम से अकाउंट बनते ही बनते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। हाँ, फिर उनका टोटल लगा के हम लोग डेटर करके बैलेंस शीट में लिख देते हैं, टोटल लगा के उनका क्रेडिटर करके हम बैलेंस शीट में लिख देते हैं। और दिस इज इन द रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में ही ऐसा होता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको? तो क्या आपको क्लियर है नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कौन कौन होता है? एवरीवन, इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस। फिर आते हैं हमारे रियल अकाउंट। फिर कौन आता है हमारा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब होता है एसेट्स के अकाउंट। जो भी तुम्हारे एसेट्स के अकाउंट है वो रियल अकाउंट होंगे। ठीक है, ऑल दी एसेट्स अकाउंट आर रियल अकाउंट। ठीक है, तो अब यहां पर जो रियल अकाउंट है तुम्हारा एसेट्स, वो उसके अंदर सारे एसेट्स आते हैं, चाहे वो टेंजिबल एसेट हो, चाहे वो इनटेंजिबल एसेट हो, चाहे वो नॉन करेंट एसेट हो, चाहे वो करेंट एसेट हो। दुनिया भर के जो एसेट्स है वो रियल अकाउंट में, दुनिया भर के एसेट्स किस में आएंगे? रियल अकाउंट में आएंगे। फिर आता है तुम्हारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के अंदर दो बातें होती हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। तो तुम्हारे जो भी अकाउंट है, जो भी अकाउंट है जिसको तुम बोल सकते हो कि भाई ये तो एक्सपेंस का अकाउंट है, अभी हम लोग पढ़ के आए ना, ये देखो एक्सपेंस। तो ये जितने भी अकाउंट तुम देखे हो ना एक्सपेंस के, ये जितने भी अकाउंट तुम लोग को खर्चों के, खर्चे के अकाउंट है सारे। रेंट मेरा खर्चा है, परचेज मेरा खर्चा है, सैलरी मेरा खर्चा है, वेजेस मेरा खर्चा है, पावर फ्यूल खर्चा है, इंटरेस्ट पेड खर्चा है, इंश्योरेंस मेरा खर्चा है। तो जो भी खर्चे के या जो भी घाटा नुकसान होता है, लॉस भी हो जाता है, कई बार आग लग गई लॉस हो गया, आग लग गई मेरे दुकान में लॉस हो गया। तो कई बार एक्सपेंस और लॉस, मतलब एक्सपेंस तो रेगुलर ही होता है, कई बार लॉस भी हो जाता है, तो दोनों भी चीज नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है। मतलब सिंपल शब्दों में आज के बाद जब मैं तुमको बोलूंगा बच्चों ये बताओ इंश्योरेंस कौन सा अकाउंट है, तुम बोलोगे भैया नॉमिनल अकाउंट है। बच्चों पावर एंड फ्यूल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। वेजेस नॉमिनल। सैलरी आधा तय बोलूंगा, समझ जाना भैया सैलरी बोलने वाले नॉमिनल बोल देना, मतलब मेरे को तुमको क्विक रिस्पॉन्स खेलेंगे हम लोग। मैं सैलरी बोलूंगा नॉमिनल अकाउंट, परचेज बोलूंगा नॉमिनल अकाउंट, रेंट बोलूंगा नॉमिनल अकाउंट। तो ये चीज ध्यान में रखना। इसके अलावा जो भी तुम्हारे इनकम और गेन होते हैं, जो भी तुम्हारे इनकम्स और गेन्स होते हैं, वो भी नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो यहां देख लो, जो भी तुम्हारा इनकम है, चाहे वो सेल्स हो, कमीशन रिसीव्ड हो, रेंट रिसीव्ड हो या इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, मतलब जो भी खर्चे होंगे, लॉसेज होंगे, या जो इनकम या गेन होगा, वो सब नॉमिनल अकाउंट में क्लासीफाई हो जाता है। ठीक है,
तो ओवरऑल जो इस अकाउंटिंग के अंदर तुम जितने भी अकाउंट्स पढ़ोगे उसको तुम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग तीन चीजों में बांट सकते हो। इट मे बी अ पर्सनल अकाउंट, मे बी अ रियल अकाउंट और मे बी अ नॉमिनल अकाउंट, दैट्स इट। तो हर अकाउंट इन तीनों में से कोई एक क्लासिफिकेशन के अंदर जाएगा। तो फिलहाल के लिए इसको नोट डाउन कर लो फास्ट। ओके बच्चों, तो ये आपका हो गया ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अगेन आई एम गोइंग टू जस्ट क्विक रिकैप। पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल तीन हिस्सों में डिवाइडेड है, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल जो सांस ले सकते हैं, आर्टिफिशियल जो लॉ की नजरों में है, और रिप्रेजेंटेटिव जो किसी पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करते हुए अकाउंट जिसका मैं नाम नहीं लिख सकता अपनी बुक्स में। रियल अकाउंट मतलब सारे एसेट्स, और नॉमिनल अकाउंट मतलब ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स और गेन्स। ठीक है, तो किसी भी अकाउंट को नाउ यू कैन क्लासिफाई एज एन पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट एज द केस मे बी। ठीक है, तो अलग अलग हिस्सों में आप कर सकते हो उसको क्लासिफाई। पर ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारे ऐसे अकाउंट थे जिसको एक्चुअल में एट द एंड मतलब बोलते हैं ना लास्ट मोमेंट में हम कहां पर क्लासिफाई करें, उसको क्लासिफाई करने में नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करें तो अलग आता था, और कॉमन सेंस से करें तो अलग आता था। तो बहुत सारी ड्रॉबैक्स होने के कारण ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के अंदर मॉडर्न अप्रोच का इंट्रोडक्शन हुआ मार्केट में। किसका अप्रोच, किसका इंट्रोडक्शन हुआ? मॉडर्न अप्रोच। और मॉडर्न अप्रोच क्या बोला पता है? कि हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं 5 हेड्स के अंदर। इसके अंदर क्लासिफाई करते हैं 5 हेड्स के अंदर, ये देखो। तो वो 5 हेड्स कौन से थे? एसेट, एन अकाउंट में बी एन एसेट और अ लायबिलिटी, और इट में बी अ इनकम और गेन, और इट में बी अ एक्सपेंस और लॉस, और इट में बी कैपिटल और इक्विटी। तो एक अकाउंट 5 में से किन्हीं एक जगह पे जा सकता है। वो या तो एसेट हो सकता है मेरा, या तो मेरी लायबिलिटी हो सकता है, या वो मेरा इनकम हो सकता है या गेन हो सकता है, या वो एक्सपेंस और लॉस हो सकता है, या वो कैपिटल या इक्विटी हो सकता है। तो यहां पर जो तीन चीजें थी पर्सनल, रियल, नॉमिनल, वहां 5 कर दी गई। क्यों? क्योंकि लोगों को लायबिलिटी क्लासीफाई करने में दिक्कत आ रही थी। ठीक है, उनको समझ भी नहीं आता था कि लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट होती है। जैसे लोन, तो लोन आप किससे ले रहे होगे? किसी बैंक से ले रहे होगे। बैंक कौन है? बैंक एक व्यक्ति है, एक पर्सनल। एसबीआई क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है। पर एसबीआई जो पर्सनल अकाउंट है वो कैसा पर्सनल अकाउंट है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। लॉ की नजरों में बना है। एसबीआई एक कंपनी है जिसको बनाया गया आर्टिफिशियली। तो एसबीआई, तो तुम एसबीआई से लोन ले रहे हो तो एसबीआई लोन अकाउंट इज अ आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। पर ये लोगों क्लासीफाई करने में दिक्कत आ रही थी। क्रेडिटर नेचुरल पर्सनल अकाउंट है, बिल्स पेबल नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो यहां पर लोगों को क्लासीफाई करने में क्या आ रही थी? दिक्कत आ रही थी। तो वही दिक्कत को, वही ड्रॉबैक को हटाते हुए मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, और मैं भी जब तुम लोगों को अकाउंट्स करा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू रिलाई ऑन मॉडर्न अप्रोच, नॉट ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच। क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ ड्रॉबैक, एंड मॉडर्न अप्रोच में वो चीजें देखने को आपको नहीं मिलेगी। तो 5 तरीके से कोई भी अकाउंट क्या हो सकता है? क्लासीफाई हो सकता है इन द मॉडर्न अप्रोच। क्लियर हो गया सबको? तो ट्रेडिशनल अप्रोच ये था और मॉडर्न अप्रोच ये है। और आई थिंक यहां पर तुमको पांचों चीजों का मतलब पता है। तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस 5 थिंग्स। एसेट मतलब संपत्ति, लायबिलिटी मतलब उधार, इनकम और गेन मतलब जो पैसा आता है बिजनेस में, एक्सपेंस और लॉस मतलब जो पैसा जाता है बिजनेस से, और कैपिटल और इक्विटी मतलब प्रोप्राइटर का फंड, प्रोप्राइटर का पैसा। ठीक है, तो अब ये चीज कराने के बाद जो मैं ये पढ़ा क्यों रहा था? मैं इसलिए पढ़ा रहा था क्योंकि आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस इन फ्रंट ऑफ यू ऑल द रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट। I want to introduce the rules of debits and credits. So this is the best part of accounting that in which we are entering right now, and that is the rules of debits and credit. मतलब what do you mean by debit? Debit क्यों करते हैं? क्रेडिट क्या होता है? किस साइड लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, बहुत मतलब पूरे अकाउंट से अंदर कोई चीज सबसे ज्यादा बार तुम बोलोगे अपनी पूरी जिंदगी में तो वो डेबिट और क्रेडिट। सबसे ज्यादा बार अकाउंट वर्ड से भी ज्यादा तुम डेबिट और क्रेडिट बोलोगे, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट तुम अगर एक पेज में तुम एक बार अकाउंट बोल रहे हो, 3 बार अकाउंट बोल रहे हो, तो इसका मतलब ये समझ लो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम 15 बार डेबिट या क्रेडिट बोलने वाले हो। ठीक है, सबसे ज्यादा बार बोलने वाले हो इस चीज को। तो रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स के ऊपर हम लोग अब बात करने वाले। तो होता क्या है कि ये जो अप्रोचेस ऑफ अकाउंटिंग होती है, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे मॉडर्न अप्रोच हो, हम लोगों को डेबिट्स और क्रेडिट समझने में हेल्प करती है, और इससे हम लोगों को जर्नल एंट्री और आगे जो हम लोग लेजर करेंगे या जो भी हम अकाउंट्स बनाएंगे उसमें हम लोग को हेल्प होगा।
तो होता क्या समझना, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग के साथ ही मैं प्रोसीड करूंगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच मैं तुम लोग को ट्रेडिशनल अप्रोच से बताऊंगा, जरूर चीजें बताऊंगा, पर आगे चल के बताऊंगा, उसको तुम लोग बैक ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं रखे रहना। इसको मैं आगे चल के तुम लोगों को ट्रेडिशनल अप्रोच से सारी चीजों को लिंक करके एक बार जरूर दिखाऊंगा, बट वी आर गोइंग टू प्रोसीड विथ मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंट। तो क्या बोलता है मॉडर्न अप्रोच, जैसे तुम्हारे एसेट होती है, लायबिलिटीज होती है, इनकम, एक्सपेंसेस एंड इक्विटी, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। तो ये ऐसा बोलता है कि जब तुम्हारी एसेट बिजनेस में बढ़ रही है, क्या हो रही है, तुम्हारी एसेट जो है बिजनेस में वो बढ़ रही है, ऊपर जा रही है, तो जब तुम्हारी एसेट बढ़ेगी तुम एसेट को क्या कर देना, डेबिट कर देना। जब तुम्हारी एसेट बढ़ेगी तब तुम क्या कर देना, डेबिट कर देना एसेट को। और जब भी बिजनेस में तुमको ऐसा लगेगा तुम्हारी एसेट कम हो रही है किसी ट्रांजेक्शन की वजह से, कोई भी ट्रांजेक्शन होने के कारण अगर एसेट बढ़ रही है उसको डेबिट कर देना, और अगर कम हो रही है तो क्रेडिट कर देना। आगे लायबिलिटी के लिए मॉडर्न अप्रोच बता रहा हूं ना, ये मॉडर्न अप्रोच है, ठीक है। लायबिलिटी, लायबिलिटी के लिए क्या बोलते हैं कि अगर तुम्हारे बिजनेस में किसी ट्रांजेक्शन के बाद लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो उसको क्रेडिट कर देना, और कम हो रही है तो डेबिट कर देना। इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट कर देना, कम हो रही होगी तो डेबिट कर देना। एक्सपेंस बढ़ रही होगी तो डेबिट कर देना, कम हो रही होगी तो क्रेडिट कर देना। इक्विटी बढ़ रही होगी तो क्रेडिट कर देना, कम हो रही होगी तो डेबिट कर देना। ये बोलता है मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंट। भैया ट्रेडिशनल अप्रोच क्या बोलता है, ट्रेडिशनल अप्रोच बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीवर होगा पर्सनल अकाउंट के केस में, पर्सनल, अब मान लो एक अकाउंट आपने बोला राम अकाउंट, राम अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट के जो भी केस होंगे उसमें डेबिट करो रिसीवर को, मतलब जिसको मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, सिर्फ पैसे की बात नहीं है यहां पर, जिसको कुछ भी मिल रहा है उसको डेबिट करो, और जो दे रहा है उसको क्रेडिट करो। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। रियल अकाउंट के केस में क्या रूल बना, डेबिट वॉट कम्स इन, क्रेडिट वॉट गोस आउट। ये बना रियल अकाउंट के केस में, मतलब डेबिट करो व्हाट कम्स इन, जो आ रहा, जब कोई चीज आ रही है, एसेट, एसेट है ना रियल अकाउंट, तो जब कोई एसेट आ रहा है उसको डेबिट करो, और जब कोई एसेट जा रहा है, व्हाट गोस आउट, जा रहा है, उसको क्रेडिट करो। अगर तुम यहां से इसको रिलेट करोगे तो तुमको सेम ही लगेगा रूल, एसेट आ रहा है तो डेबिट कर रहे हैं, एसेट जा रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं, तो तुमको रूल सेम ही लगेगा, क्योंकि मैं बता दूं मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों एक ही फैमिली के लोग हैं, बस एक पुराने दादाजी हैं और ये न्यू यंग जनरेशन है, ये यंग जनरेशन है, तो दोनों एक दूसरे को कभी कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं करने वाले हैं, लड़ेंगे नहीं एक दूसरे से दोनों, हाँ, पर टू सम एक्सटेंट दादाजी के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसको न्यू जनरेशन ने हटा दिया, ठीक है, बाय एडवांसमेंट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब अगर आपका कोई एक्सपेंस और लॉस हो रहा है, एक्सपेंस या लॉस हो रहा है उसको डेबिट कर दो। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और अगर आपका कोई इनकम हो रहा है या आपका कोई गेन हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट कर दो। इसको यहां पर पढ़ो तो आपको सेम ही लगेगा। डेबिट करो एक्सपेंस को, तो देखो जब एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है मतलब क्या, एक्सपेंस हो रहा है, तो जब एक्सपेंस हो रहा है डेबिट करो, और जब इनकम हो रहा है क्रेडिट करो। ऊपर वाले एरो का मतलब हो रहा है, ठीक है, तो जब इनकम हो रहा है क्रेडिट करो, जब एक्सपेंस हो रहा है डेबिट करो, वही रूल यहां भी दिखेगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड। तो ओवरऑल दोनों अप्रोचेस जो है वो रूल एट द एंड ऑफ द डे सही बताएगी, सेम ही बताएंगी। पॉइंट ये है ये ज्यादा इजी पड़ता है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। if you want to classify an account as under this pivot, it is going to be comparatively easy for you guys to understand, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ट्रेडिशनल अप्रोच। आधा टाइम तो समझने में लगा दोगे, तो सॉल्व कब करोगे, तो इसलिए पर दोनों को एक बार नोट डाउन करो फास्ट। तो इसको लिख लो, इसके रूल्स लिख लो, हम लोग इन रूल्स को प्रैक्टिकली लगाएंगे, टेंशन मत लो, टेंशन तो बिल्कुल मत लेना, हम लोग ये सारे रूल्स को अभी प्रैक्टिकली लगाएंगे। अभी फिलहाल पहले एक बार लिख लो, इसका भी लिख लो रूल्स, और फिर इसके भी लिख लेना।
चलो बेटा जी, अब मैं तुम लोग को ये बात बता दूं कि कभी भी हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम लोग ना डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। मैं तुम लोग को बताया था लुक्का पैसियोली, फादर ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम हम लोग जब फॉलो करते हैं तो ये चीज याद रखना, कभी भी हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, कोई भी एनी डैम ट्रांजेक्शन हैपन, तो वो ट्रांजेक्शन किसी ना किसी दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा, कोई ना कोई दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा। जैसे कि एग्जांपल मान लो, लेट्स डू सम एग्जांपल्स। ओके, तो मेरे को कोई एनी डैम ट्रांजेक्शन बताओ। लेट्स से, चलो क्या हम बोल सकते हैं रेंट पेड? कैन वी से रेंट पेड? यस भैया, ओके, रेंट पेड। तो जो रेंट पेड ट्रांजेक्शन हुआ, मेरे को एक बात बताओ, कौन सा अकाउंट है? पहले ये मॉडर्न अप्रोच से बताओ, कौन सा अकाउंट है ये? रेंट पेड, खर्चा हो गया मेरा, तो ये कौन सा अकाउंट है? ये भैया एक्सपेंस का अकाउंट है। इसका अकाउंट है ये एक्सपेंस का। देखो पांच, तुम लोगों ये पांचों अपने दिमाग में रखो, कॉपी में लिख लियो तो बताना मेरे को। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, इक्विटी, तो ये पांचों में से ये एक्सपेंसेस का अकाउंट है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, जब एक्सपेंस हो रहा है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? फटाफट से बताओ, जब एक्सपेंस हो रहा है तो ये डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। यस, एक्सपेंस हो रहा है तो वो डेबिट होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इसी ट्रांजेक्शन का दूसरा इंपैक्ट भी पड़ेगा? रेंट पेड, रेंट पेड, तो मैं रेंट दिया तो कुछ गया मेरे पास से, कि मैं ऐसे मुंह से बोल दिया रेंट पेज, इट्स पेड? ऐसा होता है क्या? नहीं, मेरे पास से कुछ तो गया होगा। जब मैं अपने मकान मालिक को पैसे देने गया तो मैं उसको क्या दे के आया? मैं अपने मकान मालिक को किराया देने गया तो मैं उसको दे के क्या? कैश दे के आया बच्चों, कैश। यस, कैश दे के आया। तो कैश, कैश मेरा कौन सा अकाउंट है? मॉडर्न अप्रोच, कैश कौन सा अकाउंट है? क्या कैश मेरा एसेट है या लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, इक्विटी, क्या है? कैश भैया आपकी संपत्ति है, कैश आपका क्या है? एसेट है। कैश आपका क्या है? एसेट है। अब कैश मेरा एसेट है, मेरे को एक बात बताओ, कैश गया ना मेरे पास से? फटाफट से बताओ, जब मैं मकान मालिक को किराया देने गया तो मैं क्या दे के आया? मैं कैश दे के आया, तो कैश चला गया। एसेट जा रहा है तो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? एसेट जब जा रहा होता है तो डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है, क्रेडिट ऑटोमेटिक। देखो, एक ट्रांजेक्शन रेंट पेड, एक ट्रांजेक्शन, मेरे को इसको ऐसे लिखना चाहिए था वैसे, इसके अंदर दो अकाउंट्स इंपैक्ट हुए, रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। रेंट मेरा एक्सपेंस अकाउंट से डेबिट हुआ, कैश मेरा एसेट अकाउंट था, क्रेडिट हुआ। अब इस ट्रांजैक्शन के बाद तुम दो चीज कंक्लूड कर सकते हो। पहला ये कि हर ट्रांजैक्शन का दो या दो से अधिक इंपैक्ट होगा, मतलब दो से ज्यादा अकाउंट को भी वो इंपैक्ट कर सकता है, पर एटलीस्ट दो अकाउंट को तो करेगा ही करेगा। दूसरा ये कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के बराबर हो, मतलब एक बार डेबिट होगा तो एक बार क्रेडिट भी होगा ही होगा। ये चीज याद रखना, डेबिट इज ऑलवेज गोइंग टू बी इक्वल टू क्रेडिट। खैर छोड़ो, ये बात तो हम लोग बाद में करने ही वाले हैं, पर ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा, कोई भी ट्रांजेक्शन आपकी मर्जी, आप बोलो मेरे को। एसेट परचेज भैया, ओके, एसेट परचेज। तो मेरे को एक बात बताओ, पहले ये बताओ, एसेट परचेज कितने अकाउंट्स इंपैक्ट हुए? फटाफट से बताओ, एसेट परचेज कितने अकाउंट इंपैक्ट हुए? दो अकाउंट। कौन से अकाउंट? कौन से अकाउंट इंपैक्ट हुए? भैया एक एसेट का अकाउंट इंपैक्ट हुआ क्योंकि एसेट बढ़ गया, एसेट का अकाउंट इंपैक्ट हुआ। या एसेट भी नहीं, इसको मैं लिखता हूं यहां पर मशीनरी परचेस। तो एक भैया मशीनरी का अकाउंट इंपैक्ट हुआ, और एक अकाउंट बताओ फटाफट। कैश दे के काम करता हूं मैं, उधारी उधारी वाला सिस्टम नहीं चल रहा है अभी मेरा, मैं कैश दे के काम करता हूं। तो मशीन खरीद के लाया तो सामने वाले दुकान वाले को क्या दिया मैं? जुबान दे के आया क्या? नहीं, कैश दे के आया बच्चों, कैश, कैश दे के आया। अब मेरे को तुम लोग बताओगे मशीनरी कौन सा अकाउंट है इन पांचों में से? इन पांचों में से मशीनरी एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम, एक्सपेंस है, इक्विटी है, क्या है? भैया एसेट है मशीनरी, ओके। मशीनरी मेरी भैया संपत्ति है, मेरा एसेट है। और कैश क्या है? कैश भी एसेट है। अब मेरे को एक बात बताओ, मशीन परचेस करके लाया तो मशीन बढ़ी कि कम हुई? फटाफट से बताओ, मशीन परचेस करके लाया तो मशीन बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है, तो मशीन क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी।
मशीन क्या हो जाएगी, डेबिट, क्योंकि मशीन बढ़ रही है, मशीन डेबिट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, और कैश कम हो रहा है तो कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। यस भैया। चलो मशीनरी परचेस, और ट्रांजेक्शन बताओ तुम लोग, और बताओ। पेमेंट टू राम, राम को मैंने कुछ पेमेंट कर दिया, राम को मैंने कुछ पेमेंट कर दिया, तो कितने अकाउंट इंपैक्ट हुए यहां पर, फटाफट से बताओ। राम को मैं पैसा दे दिया तो कितने अकाउंट इंपैक्ट हुए, दो। कौन से, एक राम का अकाउंट, क्योंकि राम को पैसे दिया तो राम का अकाउंट तो इंपैक्ट होगा ना, पैसे दिया तो, और दूसरा कैश, कैश गया मेरा, राम को पैसा देने के चक्कर में कैश देना पड़ा ना। यस। अब राम कौन सा अकाउंट है, फटाफट से बताओ, यहां पर देख के बताओ, क्या वो एसेट का अकाउंट है, या वो लायबिलिटी का अकाउंट है, या इनकम है, एक्सपेंस है, इक्विटी है, फटाफट से बताओ। भैया राम ना लायबिलिटी अकाउंट है। कैसे, सोचो सोचो, यहां पर बुद्धि लगाओ और सोचो। मैं एक पर्सन को पैसे दे रहा हूं, तो मैं क्यों पैसा दूं, हवा हवा में, ऐसी मन के आज मेरा मन कर रहा है राम को पैसा देने का, चलो राम को पैसा दे के आते, ऐसे होता है क्या, नहीं। मैं राम से पैसा लिया होऊंगा पहले कभी, या हो सकता है मैं राम से कुछ सामान खरीदा होगा और उसका मैंने पेमेंट नहीं किया होगा, तो राम को अगर मैं पैसे दे रहा हूं तो इसका मतलब समझ जाओ इंटेंशंस, कि राम मेरा क्रेडिटर है और मेरे को उसको पैसा देना है। अब व्हाट्स तो एवर द रीजन इज, मे बी मैं उससे कोई सर्विस लिया होगा, या मे बी उससे मैं कोई सामान परचेज किया होगा, या मैं उससे उधारी पैसा लिया होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट पॉइंट ये है कि मैं उससे पैसा लिया था पहले कभी, इसलिए मैं उसको वापस दे रहा हूं। तो राम मेरे, जब तक मैं उसको पैसा नहीं दिया वापस, तब तक क्या राम मेरे सर में बोझ है, हाँ। और बोझ का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी। बोझ, जब भी तुमको सरदर्द हो, ऐसे सर में प्रेशर वाली फीलिंग, अरे यार सिर दुख रहा है, ऐसे वाली फीलिंग है, बर्डन वाली फीलिंग है, लायबिलिटी है वो तुम्हारी, उधार है। तो राम मेरा उधारी था तो मैं उसको पेमेंट किया, दैट्स इट। तो राम मेरी लायबिलिटी है, क्या है, लायबिलिटी है, और कैश मेरा एसेट है। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं राम को पैसा दे दिया तो क्या मेरी लायबिलिटी कम हो गई, फटाफट से बताओ। राम मेरी लायबिलिटी थी, मैं उसको पैसा दिया, मेरा लायबिलिटी कम हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। और जब लायबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, ये देखो, सॉरी क्रेडिट कैसे लिख दिया मैं, हाँ। लायबिलिटी जब कम होती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। जब लायबिलिटी मेरी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट। लायबिलिटी कम, डेबिट, लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट होगा। एसेट कम होता है, कैश भी गया ना, राम को पैसा दिया तो लायबिलिटी तो कम हुई, साथ साथ में कैश भी तो कम हुआ, और कैश मेरा एसेट है। और जब एसेट कम होता है तो क्या करता हूं, फटाफट से बताओ। एसेट कम होता है तो क्या करता हूं, क्रेडिट करता हूं। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि हर ट्रांजेक्शन एटलीस्ट दो लोगों के अकाउंट को इंपैक्ट करेगा ही करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो जब वो इंपैक्ट कर रहा होगा तो वहां पर प्रॉपर मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग भी अप्लाई हो रहा होगा, प्रॉपर वहां पर मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग इज गोइंग टू वर्क। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, हो रहा है क्या क्लियर, फटाफट से बताओ। यस भैया क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो फिर वैसे तो हो गया, आज के लिए इतना सफिशियंट है। बाकी अब कल हम लोग बहुत सारे ट्रांजेक्शन ऐसे लिखेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि वो ट्रांजेक्शन कितने अकाउंट्स को इंपैक्ट करता है और कैसे इंपैक्ट करता है, डेबिट कर रहा है कि क्रेडिट कर रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। हम लोग पूरा जजमेंट किस बेसिस पे करेंगे, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में, हाँ। बट एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल गाइस द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इफ द सेम ट्रांजेक्शन इज गोइंग टू हैपन एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। जैसे यहां पर भी अगर तुम देखोगे तो रेंट और कैश ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग, यहां लिख देता हूं मॉडर्न अप्रोच, यहां लिख देता हूं ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग रेंट कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल अकाउंट, और कैश कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट, है ना। वैसी मशीनरी कौन सा अकाउंट हो गया, ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग मशीनरी कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट, और कैश भी रियल अकाउंट। पेमेंट टू राम, राम कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट, और कैश कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच देख लो, as per traditional approach, rent is going to be a nominal account, cash is going to be real account, machinery is going to be real account, cash is going to be real account, ram is going to be personal account and cash is going to be real account। अब मैं लगा के दिखाऊं आपको, आप बोल रहे हो प्रॉमिसिंग, आपको भरोसा है, हाँ भैया भरोसा है, वर्क करेगा, आप कुछ भी कर लो। आप भैया लक्ष्मण रेखा एक खींच के जाओ यहां से कि कभी भी
पर्सनल ट्रेडिशनल अप्रोच मॉडर्न अप्रोच एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। मैं बोला ना दादाजी हैं और ये कौन है, यंग जनरेशन है, तो दादाजी के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स है जिसको यंग जनरेशन ने हटा दी, दैट्स इट। तो चलो जज करके देखते हैं हम लोग, जज लेट्स डू दिस। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। मेरे को एक बात बताओ, रेंट तो मेरा एक्सपेंस है ना, रेंट मेरा एक्सपेंस है कि नहीं है, चाहे वो मॉडर्न अप्रोच हो चाहे वो ट्रेडिशनल अप्रोच हो, क्या दोनों भी केस में वो डेबिट हुआ है, फटाफट से बताओ, क्या दोनों भी केस में वो डेबिट हुआ है, यस। कैश मेरा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे को एक बात बताओ, इस ट्रांजेक्शन के अंदर क्या कैश आउट हुआ था, बोलो, क्या इस ट्रांजेक्शन के अंदर कैश आउट हुआ था, बिल्कुल हुआ था। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये देखो कैश यहां पर क्रेडिट हुआ है। तो देख लो यहां पर इसने रूल को सेटिस्फाई कर दिया है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच एज वेल, ट्रेडिशनल अप्रोच में भी इसने क्या कर दिया है, सेटिस्फाई कर दिया है। ऐसी सेम इसको चेक करते हैं, इसको चेक करो फटाक से। मशीनरी, मशीनरी और कैश दोनों क्या है, रियल अकाउंट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मशीनरी अंदर आई डेबिट हो गई, कैश बाहर गया क्रेडिट हो गया, सिंपल। मशीनरी अंदर आई डेबिट, कैश बाहर गया क्रेडिट। वैसे यहां पर देखो, एक राम पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। जब मैं राम को पैसा दे रहा हूं तो पैसा किसको मिल रहा है, तुम लोग बताओ फटाक से बताओ, जब मैं राम को पैसा दे रहा हूं तो पैसा मिल किसको रहा है, ये कैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है वैसे, तुम लोग को आंसर देना चाहिए। राम को पैसा मिल रहा है भैया, ये राम को पैसा दे रहे हो तो राम को ही पैसा मिलेगा ना, तो डेबिट द रिसीवर, राम इज द रिसीवर हियर, राम इज गोइंग टू बी द रिसीवर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर, ये देखो राम डेबिट हुआ है, ये देखो राम यहां पर डेबिट हुआ है। क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरा अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश जा रहा है बाहर, हाँ कैश बाहर जा रहा है क्रेडिट हुआ है। तो मेरे को एक बात बताओ, चाहे वो मॉडर्न अप्रोच हो चाहे वो ट्रेडिशनल अप्रोच हो, क्या दोनों प्रॉपर सारे रूल सेटिस्फाई कराते हैं जब हम लोग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो कराते हैं। पॉइंट ये है, तुम लोगों को भी ये चीज फील हुई होगी कि ट्रेडिशनल अप्रोच में अंडरस्टैंडिंग में बहुत टाइम लगता है। मतलब तुम लोग सोच रहे हो, एक अकाउंट अगर रियल हुआ और एक अकाउंट अगर पर्सनल हुआ, तो रियल अकाउंट का भी रूल है, पर्सनल अकाउंट का भी अलग रूल है। इसके डेबिट के रूल को पकड़ो, इसके क्रेडिट के रूल को पकड़ो, तब जाके ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कैटेगराइज हो पाएगा एज अ ट्रेडिशनल, मतलब एक लॉन्ग प्रोसीजर है। बट पॉइंट ये है कि जब अभी तो तुम लोग का बेटा सफर स्टार्ट हुआ है, अभी तो मैं ये मान के चल रहा हूं तुम 11th-12th कॉमर्स वाले बच्चे ही नहीं हो, तुम 10th के बाद सीधा आ गए हो फाउंडेशन में। ये मेरी अजम्पशन है तुम लोग के साथ में कि तुम लोग 10th के बाद सीधा फाउंडेशन में आ गए हो। और जो तुम्हारे टीचर्स ने 11th-12th में जो भी क्या बोलते चीजें की है, तुम्हारे दिमाग में जो भी चीजें डाली है, पहले मेरे को उसको डिलीट करना पड़ेगा। उसको मैं डिलीट करूंगा, उसके बाद मैं अपना डेटा डालूंगा, उसके बाद मैं अपना डेटा तुम्हारे दिमाग में फीड करूंगा, तब जाके कहीं पर तुम उस लेवल पे पहुंच पाओगे जिस लेवल पे इंस्टीट्यूट तुमको देखना चाहती है। क्योंकि बाय द टाइम सूनर और लेटर, इफ यू वोंट बिलीव, एग्जाम का लेवल टफ होते जाएगा। जैसे जैसे साल आगे बढ़ते जाएंगे, एग्जामिनेशन लेवल इज गोइंग टू बी मोर हाई, और जैसे जैसे एग्जाम का लेवल ऊपर जाते जाएगा वैसे वैसे तुम लोगों को अपने दिमाग को उस तरीके से डेवलप भी करना पड़ेगा। तो अभी से क्यों नहीं, लेट्स प्रिपेयर फ्रॉम राइट नाउ। अभी से कॉन्सेप्ट पे अपन इतना फोकस करेंगे, इतना ज्यादा फोकस करेंगे कि चाहे वो फाउंडेशन लेवल पे अकाउंट्स हो, चाहे वो इंटर लेवल पे अकाउंट्स हो, दोनों भी ग्रुप में, और चाहे फाइनल लेवल पे एफआर जैसे सब्जेक्ट क्यों ना हो, हम लोग सारे सब्जेक्ट्स यूं उड़ा देंगे। क्यों, क्योंकि अपना बेसिक्स अपन इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कि कोई भी ट्रांजेक्शन के पीछे का रीजन, वैलिड अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, दुनिया जहान अप्रोच, आप पूछ लो, हम आपको बता देंगे। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं तुमको बोलूं चलो 1-to-1 करते हैं जर्नल एंट्री में, तुम बोलो अरे आ जाओ, करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मतलब तुमको इक्विवेलेंट लाना है चीजों को। तो वही चीज है, इसीलिए एकदम तुम लोग को कभी ऐसा लगेगा भी सिलेबस बहुत धीरे चल रहा है, तो डोंट फील लाइक दिस। ये धीरे नहीं चल रहा है, ये सिलेबस अच्छे से चल रहा है। दोनों में फर्क क्या होता है पता है, सिलेबस धीरे चलना और सिलेबस अच्छे से चलना में यही फर्क होता है। ठीक है, तुमको लगेगा कई बार भैया एक ही बात को 100 बार बोल रहे हैं, हाँ मैं 100 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारी ये ब्रेन की परमानेंट मेमोरी में जाके स्टोर हो। परमानेंट मेमोरी यहां पर होती है पता है ना, तो यहां से जाके यहां पर सेव हो। ठीक है, तो इसीलिए चलो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। बाकी होप्स हो तुम लोग जो भी नोट्स बना रहे हो उसको तुम रिवाइज करके आना। ठीक है, जस्ट अ रिवीजन आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड। करंटली कोई होमवर्क कुछ दे भी नहीं रहा हो तुम लोग को, आगे चल के तो भयानक होमवर्क मिलेंगे तुम लोग को।
पर अभी के लिए रिवाइज करके आना, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।